ओके। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक लॉ है जिसका नाम है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर ने एक सर्क्यूटल लॉ दिया था जिसकी मदद से हम अगेन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड। तो ये क्या कहता है पहले इसे समझ लेते हैं। लेटस से ये एक वायर है जिसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है और हम इस वायर से दूर एक पॉइंट है P जो कि R डिस्टेंस अवे है इस वायर से, और हम चाहते हैं कि इस पॉइंट P पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस करंट कैरिंग वायर के कारण वो हम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, इस वायर के इस पॉइंट तक एक क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा, बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये मान लेते हैं हमने एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ बना लिया उस वायर के अराउंड। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है कि इस वायर के क्लोज पाथ के छोटे छोटे करंट एलिमेंट होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे डीएल, और उन छोटे छोटे टुकड़ों पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही होगी जो वहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके देखी जाती है उस पार्ट पे। तो ये लॉ कहता है कि अगर आप लाइन इंटेग्रल कर दो बी डॉट डी एल का, यानी कि उन छोटे छोटे एलिमेंट का बी डॉट डी एल ले लो, तो वो हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट enclosed इन द सर्कुलर पाथ। पाथ को कई बार हम लूप भी बोल देते हैं, इन द सर्कुलर लूप। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं कि अगर एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के किसी पॉइंट P पर r डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो पहले तो उसको एक सर्कुलर पाथ से क्लोज कर लो, उसके अराउंड एक पाथ बना लो। जरूरी नहीं है सर्कल ही बनाना है, शेप के अकॉर्डिंग आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा पाथ बनाया जाता है जिसका डॉट प्रोडक्ट लेना आसान है। तो अगर स्ट्रेट वायर है तो सर्कुलर पाथ ठीक रहेगा। तो अगर हम बी डॉट डी एल ले लें छोटे से पार्ट का उस सर्कुलर पाथ का और उसको इंटीग्रेट कर दें पूरी लेंथ के लिए, तो वो हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स जितना टोटल करंट उस सर्कुलर लूप में आ रहा है, इंक्लोज हो रहा है, राइट। तो इसको पहले हम वर्ड्स में लिख देते हैं। इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड associated around a current carrying wire magnetic field associated with the current carrying wire is सॉरी, स्टेटमेंट मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। इट सेट्स दैट द लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड पाथ around a current
carrying wire is always equal to mu naught times the total current enclosed by the circular path। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड magnetic field at every point of closed path remains constant। दैट इज, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी कि अगर हम बी डॉट डी एल लें और उसका इंटीग्रेशन कर दें क्लोज पाथ का लिए, तो वो हमेशा बराबर होगी म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट enclosed by the closed path। ठीक है, ये कुछ गॉस थ्योरम की तरह है। जैसे गॉस थ्योरम में E डॉट डी एस बराबर होता था 1 बाई E नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज, तो इसमें B डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट इनक्लोज। अब हो सकता है कई स्टूडेंट को समझने में थोड़ा मुश्किल लगे भी ये कैसे करेंगे, तो हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन से इसे समझेंगे, उससे आपको काफी इजी हो जाएगा ये समझना कि भाई ये कैसे ये थ्योरम अप्लाई होती है। तो मान लो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ सॉलिड वायर कैरिंग सम करंट आई विच इज फ्लोइंग यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वायर इज केप्ट एट ए प्लेस। तो अभी तक की क्या हिंदी बनेगी, एक सॉलिड वायर है, तो हम काफी बड़े साइज की वायर दिखाते हैं ताकि आपको पिक्चर एग्जैक्टली क्लियर हो कि क्या हो रहा है। तो हम ये सॉल्यूशन में सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं क्वेश्चन पढ़कर। तो एक सॉलिड वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है वायर में से, यानी कि हर जगह से बराबर बराबर करंट जा रहा है। ये हम वायर की एक मिडल लाइन बना लेंगे जिसे एक्सिस ऑफ द वायर भी बोलते हैं, और एज पर क्वेश्चन इस वायर में से ये यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द वायर। तो ये करंट हर जगह से जा रहा है, सरफेस से भी जा रहा है और पेरी अंदर से भी जा रहा है, और ये टोटल करंट आई गिवन है। तो ये लिखा हुआ है, आगे बोल रहा है यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को एसीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द वायर। तो हमें 3 पॉइंटों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहला पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड द वायर, जो वायर के अंदर लाई कर रहा है कहीं पर, फिर ओवर द सरफेस ऑफ वायर एंड आउटसाइड द वायर। तो हमने अपनी फिगर में वो 3 पॉइंट्स को ए बी सी ले लिया। आप फिगर में देख सकते हो ए वायर के अंदर है, बी वायर की सरफेस पे है और सी वायर से बाहर है। तो हमें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाकर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए पॉइंट के लिए जो विद इन द वायर है, हम अब ये भी दिया हुआ है कि इस वायर का रेडियस आ रहा है, तो वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू कैपिटल एल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए पॉइंट जो कि लेटर से आर डिस्टेंस दूर है, हम एक क्लोज पाथ बना लेते हैं, क्लोज सर्कुलर पाथ बना लेते हैं एक पॉइंट तक जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो 4 पॉइंट ए जो कि लाई कर रहा है, लाइन विद इन द वायर, फर्स्ट draw a circular path
of radius small r where small r will be less than capital R। तो पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ बनाया जिसका रेडियस स्मॉल आर लिया और वो स्मॉल आर कैपिटल आर के ऊपर छोटा होगा। सर पाथ इसलिए बनाया क्योंकि ऑफ कोर्स एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगती किसी क्लोज पाथ पे, तो अब हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के रिजल्ट को यूज करेंगे जो कहता है कि अगर आप बी डॉट डी एल लो उस क्लोज पाथ का, सर्कुलर पाथ का, तो वो हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स total current enclosed by the circular path, राइट। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब b क्योंकि हर पॉइंट पे कांस्टेंट वैल्यू होगा तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ डी लेना है उस क्लोज पाथ का जिसकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 2 पाई स्मॉल आर। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये टोटल करंट कितना इंक्लोज कर रहा है। अब देखो मैं फिगर में अपने सॉल्यूशन फिगर में शेड करके दिखा रहा हूँ। अब ये सारा करंट तो नहीं इंक्लोज कर सकता क्योंकि सारा करंट तो पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है वायर के। तो ये जो करंट क्लोज कर रहा है ये तो सिर्फ इतने एरिया का कर रहा है जिसे मैंने रेड कलर से शेड कर दिया। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ये टोटल करंट कितना इंक्लोज करेगा। ये टोटल करंट आई तो नहीं इंक्लोज कर सकता, उसका कुछ पार्ट करेगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्योंकि करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है तो वो बराबर होगा टोटल करंट बाय टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर। तो जो वायर है अगर उसके टोटल करंट को टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दें तो हमें करंट पर यूनिट एरिया मिल जाएगा और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप, जो हमने सर्कुलर पाथ बनाया उसका जितना एरिया, तो उससे हमें उसका करंट इंक्लोज हो जाएगा। इस स्टेप को अच्छे से समझ लेना। अब आप सबको पता है लेंथ डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाता है। अब टोटल करंट जो वायर में इंक्लोज हो रहा है वो आई है। टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर शेप है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ है वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने इसको वैल्यूज पुट कर दी। अब एल में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बी को बाकी वेरिएबल से अलग कर लेते हैं। तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। इसे फिर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, स्मॉल आर आर स्क्वायर की एक पावर को कट कर देगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एक तरह से इस रिलेशन से लिखी जाएगी म्यू नॉट बाय 2 आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। और यहां से ये भी नजर आ रहा है कि जब तक हम इनसाइड द वायर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, कि हम वायर के सेंटर लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। इस नॉलेज को भी हम अभी थोड़ी देर में अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा बेटर समझ में आ गया होगा कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एक्चुअली कैसे लगाते हैं और कैसे इससे रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। इस पूरे को अच्छे से आप देख लेना। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट के लिए इसी क्वेश्चन के, जहां पे वो कह रहा था कि हमें बी पॉइंट पे फाइंड करना है जो कि सरफेस ऑफ वायर पे लाई करता है। लेट अस से हम दोबारा से डायग्राम बना लें। तो ये हमारी वायर है
और हमारा अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी है, वायर का रेडियस कैपिटल आर है और ये उसकी सेंट्रल लाइन, ठीक है, और इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्मली। तो हम फिर से सब कुछ दोबारा से करेंगे जो पहले हमने किया था। 4 पॉइंट बी जो कि ओवर द सरफेस ऑफ वायर लाई कर रहा है, ड्रॉ अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, लेकिन इस बार स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर लेना पड़ेगा, तभी हम बी पॉइंट तक आएंगे। तो ये मैंने रेड कलर के पेन से उसका पाथ दिखा दिया। अब फिर से यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कि जो बी डॉट डी एल होगा उस सर्कुलर पाथ या सर्कुलर लूप, दोनों वर्ड करेक्ट है, वो म्यू टाइम्स बराबर होगा टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द सर्कुलर लूप, ठीक है। अब फिर से वही b हर पॉइंट पे कांस्टेंट मिलेगा तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl का हो जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि एक सर्कल की सबसे छोटी लेंथ 0 वैल्यू हो सकती है और सबसे बड़ी लेंथ उसकी सर्कमफेरेंस हो सकती है। अब ये कितना टोटल करंट इनक्लोज करेगा, अगर हम ध्यान से फिगर को ही देखें तो ये क्योंकि पूरी वायर को ही ढक रहा है तो ये वायर के टोटल करंट आई को ही इनक्लोज कर जाएगा, ये सारा करंट इस सर्कुलर लूप के अंदर आ जाएगा, तो ये करंट इनक्लोज आई ही करेगा। तो इस पॉइंट को भी देख लेना, डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, ये लिमिट्स होगी इस म्यू नॉट आई, फिर हम लिमिट पुट कर देते हैं तो b इंटू 2 पाई आर माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और हम यहाँ से b सरफेस पे निकाल लेते हैं कि उसकी सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इतने वैल्यू की होगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस इतना होगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे जिसमें हम वायर के बाहर चले जाएंगे। तो लेट अस एक बार फिर से हम डायग्राम को बना लें। तो ये हमारी वायर है और ये सी पॉइंट है जो कि वायर से बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटल आर रेडियस की वायर है और हम बाहर चले गए, ठीक है। उस वायर में से आई करंट फ्लो हो रहा था यूनिफॉर्म रेट पर, राइट। तो 4 पॉइंट सी आउटसाइड द वायर। अब हम सारा प्रोसेस वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले किया था, तो कोई नई चीज नहीं हम कर रहे हैं। तो आउटसाइड द वायर तो उसके लिए फिर से हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, लेकिन इस बार स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ऑफ कोर्स अभी हम बाहर जाएंगे तो ये हम सी के अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर, और फिर से वही सारा प्रोसेस रिपीट कर देते हैं यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जो बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन होगा उस सर्कुलर पाथ का, वो बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट enclosed in circular path।
लेफ्ट साइड में वैसे ही हम इंटीग्रेशन का लिमिट्स ले लेते हैं। अब जब हम बाहर चले गए तो बाहर जाने से एक्स्ट्रा करंट नहीं इंक्लोज हुआ, क्योंकि वो जितना भी करंट आई फ्लो कर रहा था वो पहले ही इंक्लोज कर चुका है। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो टोटल करंट इंक्लोज होगा वो आई ही रहेगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, और हम सारा प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। तो हम बड़े आराम से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर भी निकाल लेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। और इसमें अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बाहर वाले पॉइंट की बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर के। मतलब जैसे जैसे हम वायर से बाहर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, जैसे जैसे आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन। तो हमने एज पर गिवन क्वेश्चन ये फाइंड कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे वायर कितनी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर कितनी होगी। और इस एग्जांपल से आई होप आपको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कैसे अप्लाई करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अब इस पूरी नॉलेज को हम सम अप करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करके देखते हैं कैसी होगी। हम वाई एक्सिस में ले लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वायर के अंदर उसकी वैल्यू ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस में ले लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ वायर। अब जैसे कि हमने देखा कि जब तक हम वायर के अंदर हैं वैसे वैसे बी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे हम सेंट्रल लाइन से पेरिफेरी की तरफ बढ़ेंगे तो आर के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और ये एक पीक वैल्यू एक्वायर करेगा सरफेस पर। तो यहाँ पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर था, मतलब हम वायर से बाहर थे। जैसे ये वाला पॉइंट आया यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। और जैसे ही हम बाहर आए और आगे मूव करते गए तो क्योंकि बी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये एक हाइपरबोला ऐसे कर्व बनेगा और ये लाइन ऐसे नीचे की तरफ को आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक हाइपरबोलिक कर्व बनती हुई ये लाइन ऐसे नीचे को आनी शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम वायर के बाहर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है और ये इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो ये पूरी नॉलेज को सम अप करता है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा एक करंट कैरिंग यूनिफॉर्मली वायर। इस पूरे कंसेप्ट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाकर अच्छे से देख लेना, क्योंकि पढ़ाने की स्पीड ज्यादा होती है लेकिन समझने की स्पीड स्लो होती है। तो आपको वीडियो को अगर दोबारा से देखना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एक बार देखो 2 बार देखो जब तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ नहीं आ जाती। ओके, तो ये समझने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करके एक सोलिनॉइड के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि भी अब सोलिनॉइड की ये डेरिवेशन सिलेबस से बाहर है, तो सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है। तो सबसे पहले तो सोलिनॉइड कैसी होती है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा।
जब हम एक वायर लेकर कॉपर की उसको ऐसे सर्कुलर टर्न देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो एक कॉइल बनती है उसे सोलिनॉइड कहते हैं। तो एक सोलिनॉइड को कई बार कॉइल नाम से भी बुलाया जाता है। तो मान लो ये एक सोलिनॉइड है जिसमें हमने करंट आई फ्लो करवा दिया एक एंड से और वो आई करंट दूसरे एंड से बाहर जा रहा है। तो ये आई करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा, करंट फ्लो होने से इसके अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं, आपने छोटी क्लासेस में अगेन पढ़ा होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो जिसके कारण उस सोलिनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल एक्ट करना शुरू हो जाता है और दूसरा एंड साउथ पोल एक्ट करना शुरू हो जाता है, यानी कि एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। अब अगर तो ये सोलिनॉइड फाइनाइट लेंथ की है, मतलब एक छोटे लेंथ की है, तो मैं एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं। तो मान लेते हैं ये सोलिनॉइड एक छोटे लेंथ की है, बहुत बड़ी नहीं है, और हमें एक पॉइंट जो वायर के अंदर लाई कर रहा है कोर में, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेट कर लेते हैं कि उस पॉइंट से उस सोलिनॉइड का एक एंड अल्फा एंगल बना रहा है और उसी पॉइंट पर वायर सोलिनॉइड का दूसरा पॉइंट बीटा एंगल बना रहा है। तो ये फार्मूला होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर होगी, फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड के, तो उसका फार्मूला होगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। आई ऑफ कोर्स उस कॉइल में से फ्लो हो रहा करंट है, अल्फा उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर जो एंगल बन रहा है उस सोलिनॉइड के एक एंड का, और बीटा उसी पॉइंट P पर जो दूसरे एंड का एंगल बन रहा है बीटा। बचा स्मॉल n, तो स्मॉल n यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द solenoid, that is small n is equal to capital N by small n। स्मॉल n उसकी लेंथ है और कैपिटल N उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये आपको फार्मूला बिना प्रूफ के याद रखना है। अब कई बार वो सोलिनॉइड काफी लंबी होती है तो हम, और बहुत छोटे साइज की होती है, तो मान लो हमारी सोलिनॉइड का रेडियस छोटा है बट लेंथ में काफी बड़ी है। तो अगर सोलिनॉइड शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, रेडियस छोटा है, और लेंथ बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट लेंथ, तो उसके कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके लिए हम सेम ही फार्मूला यूज करेंगे, बस अल्फा और बीटा को 90 डिग्री मतलब पुट कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे अल्फा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता जाएगा और बीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री होती जाएगी। तो हम दोनों को 90 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई, साइन 90 1 होता है, साइन 90 फिर से 1 होता है, 1 + 1 2, नीचे वाले 2 से कट जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कोर में आ गई शॉर्ट एंड इनफाइनाइट लेंथ की सोलिनॉइड की म्यू नॉट एन आई। तो आपके एनसीईआरटी में मैक्सिमम न्यूमेरिकल इनफाइनाइट लेंथ शॉर्ट सोलिनॉइड के लिए, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है।
लेकिन अगर हम, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कोर में ही बनती है, कोर मतलब अंदर वाला हिस्सा। अगर हम बाहर जाएं सोलेनॉइड के, तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होती है, और अगर इस तरफ बाहर जाए तो भी जीरो होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कोर में ही ज्यादा बनती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड उसी सोलेनॉइड के किसी एक एंड पे फाइंड करना चाहते हैं, एट वन एंड, ये वाले एंड, तो हम इस फार्मूले में अल्फा को 0 पुट कर देते हैं और बीटा को 90 ही पुट कर देते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हो, क्योंकि एक एंड पे जब हम जाएंगे तो अल्फा 0 डिग्री होता जाएगा और बीटा 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। तो इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन 0 0 साइन 91, तो ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ गया। तो कोर लगभग मिडल पार्ट में म्यू नॉट एन आई होगा और एक एंड पे लगभग उसका हाफ रह जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2, राइट। तो इसकी डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फार्मूले हैं। तीसरा हमने थोड़ा सा पढ़ना है टोरॉइड के बारे में। अब ये टोरॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड से कैसे डिफर करता है, तो वो हम बनाकर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सोलेनॉइड से डिफर है। तो उसके लिए हम ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं, और जो टोरॉइड में कॉइल होती है सर्कुलर, उसे हम सर्कल देते हुए ऐसे इस पाथ में घुमा देते हैं, ये भी एक सर्कल ही बन गया। तो इस असेंबली को टोरॉइड कहते हैं। तो आपको समझ में ही आ गया होगा टोरॉइड सोलिनॉइड से कैसे डिफर करती है। सोलिनॉइड स्ट्रेट होती है जबकि टोरॉइड ऐसे सर्कुलर पाथ में होती है। अब इसमें से भी जब हम करंट पास कराते हैं तो इस टोरॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, लेकिन इसके भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ कोर में बनती है, यानी कि यहाँ वाले हिस्से में बनती है, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैंने दिखा दिया रेड कलर के पेन से। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड भी जीरो होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी जीरो होगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कोर में हो, राइट। अब कोर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। अब मान लेते हैं स्टेरॉइड का जो आउटर रेडियस है वो कैपिटल आर है और इनर रेडियस स्मॉल आर है, राइट। तो इसके कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका वही फार्मूला होता है जो सोलिनॉइड का होता है कोर में, यानी कि म्यू नॉट एन आई, और मतलब भी वही है। स्मॉल एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो हम स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। इंटू आई, लेंथ ये पूरी लेंथ है जो ये यहां से लेकर ये लेंथ है एल, जो जिस सर्कुलर पाथ में हमने और सोलिनॉइड बनाई हुई है। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई इंटू आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो हमने लेंथ लेनी है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये आपको कोर में एक टोरॉइड का फार्मूला याद रखना है। वैसे तो जैसे मैंने बोला ये सेम ही है जो सोलिनॉइड का है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, नोट, अ सोलिनॉइड हैज टू पोल्स। अब एक सोलिनॉइड के जनरली दो पोल्स होते हैं, टू मैग्नेटिक पोल, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि उसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और एक पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। Whereas a toroid
हैज नो पोल, उसका कोई भी पोल नहीं होता, ना तो साउथ ना नॉर्थ, क्योंकि जो ये फील्ड लाइंस है ये क्लोज पाथ में है, इनका ये ना किसी पॉइंट से शुरू हो रही है ना एंड हो रही है, तो इसीलिए इसका कोई पोल नहीं होता। तो कई बार 1 मार्क में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए एक टोरॉइड का कोई भी पोल नहीं होता, राइट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़कर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं सोलिनॉइड और टोरॉइड पे, आपके सिलेबस में है। तो लेट अस मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो ये हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल 4.19, इसमें क्या कह रहा है, अ 0.8 मीटर लॉन्ग सोलिनॉइड हैज 100 टर्न्स। तो आपको एक सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ 0.8 मीटर है और उसके जो कैपिटल एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 800 गिवन है, एंड हैज अ फील्ड डेंसिटी, और इसकी फील्ड डेंसिटी इसके सेंट्रल पार्ट में कोर में लगभग यहाँ मिड पॉइंट ऑफ सोलिनॉइड में उसकी वैल्यू दी हुई है 2.52 इंटू 10⁻³ टेस्ला। आपको फाइंड द करंट इन द सोलिनॉइड निकालना है कि इतना फील्ड लाने के लिए इस सोलिनॉइड में से कितना करंट निकालना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। हमें पता है किसी भी सोलिनॉइड के कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट स्मॉल एन आई होता है, जिसे हम कैपिटल एन बाय स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। अब मेरे को आई निकालना है, तो मैं आई को बाकी वेरिएबल से अलग कर लेता हूँ पहले। अब क्योंकि हमें राइट साइड की सारी वैल्यू गिवन है, तो मैं ये सारी वैल्यू एक एक करके पुट कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इन कोर इतना दिया हुआ है, लेंथ 0.8 मीटर दिया हुआ है, म्यू नॉट की वैल्यू मैंने आपको पहले बोला है, याद रखना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और नंबर ऑफ टर्न्स 800 दिया हुआ है। तो मैंने ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लूंगा अगर, तो मेरा बड़ा इजीली आंसर आ जाएगा कि इस सोलिनॉइड में से हमें कितना करंट पास करना पड़ेगा, 2 एम्पियर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें कह रहा है, कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम पर मीटर। तो एक कॉपर की वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.01 ओम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 0.01 ओम होगा। ये यूज टू वाइंड अ 400 टन सोलिनॉइड, और इसकी एक हमने सोलिनॉइड बनानी है जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यूज करेंगे 400, और उसका जो रेडियस होगा सोलिनॉइड का स्मॉल आर वो भी गिवन है 1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, और सोलिनॉइड की लेंथ रखेंगे 20 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। आगे लिख रहे हैं फाइंड द ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो हमें इस सोलिनॉइड को एक बैटरी से कनेक्ट करना है ताकि करंट हम उसको दे सकें। तो बताओ बैटरी का ईएमएफ क्या होगा ताकि हम इसके कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो हम प्रोड्यूस कर सकें, कितने, 10⁻⁻² टेस्ला। हाँ जी, तो हम इस बारे में सोचते हैं कि हमें ईएमएफ ऑफ बैटरी निकालना है ई। अब हम मूव करते हैं। अब हमें पता है किसी भी बैटरी का ईएमएफ बराबर होता है ओम्स लॉ से, E = IR। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का दिया नहीं हुआ, तो वी नो ईएमएफ ऑफ बैटरी विल बी इक्वल टू I × R। कैपिटल है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हो जाएगा, पूरी वायर यूज्ड, और I उसमें से करंट। अब मेरा इस फार्मूले से मुझे पता लग रहा है कि एक तो मेरे को आई निकालने की जरूरत है कि इस सोलिनॉइड में जब बैटरी ऑन करेंगे तो कितना करंट जाएगा, और फिर निकालने की जरूरत है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो पहले हम आई निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ अब आई निकालने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कोर ऑफ सोलिनॉइड का फार्मूला यूज कर सकते हैं कि जो कोर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो μ0 n/L ऑफ I होता है।
अब हमें कैपिटल एन भी दिया है, एल भी दिया है, मतलब आई को छोड़कर सारी वैल्यू दी है, तो हम बड़े आराम से आई के लिए सोल्व कर सकते हैं। जैसे बी ऑफ 4 दिया हुआ है 10 की पावर -2, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, कैपिटल एन 400, स्मॉल एल 20 सेंटीमीटर, ध्यान से करना है, उसके मीटर जरूर बनाने हैं, 20 इंटू 10 के -2 मीटर, और आई निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो हम यहाँ से आई के लिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 400। तो यहाँ हम थोड़ा मैथ्स यूज करके पहले आई के लिए सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसे थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व कर लूँ तो ये करंट अप्रोक्सीमेटली 4 एम्पियर आ जाएगा। अब हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालते हैं, जो भी हमने टोटल वायर यूज हुई है। अब क्योंकि हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। हमें कितनी लेंथ ऑफ वायर यूज करनी होगी सोलिनॉइड को बनाने में, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर पे डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें दिया हुआ है 0.01 ओम पर मीटर। अब लेंथ ऑफ वायर कितनी यूज होगी? अब जब हम 1 टन देते हैं तो लेंथ ऑफ वायर यूज 2 पाई स्मॉल आर आती है, जो रेडियस होता है, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम स्मॉल आर इंटू कैपिटल एन, तो 1 टर्न में लेंथ ऑफ वायर यूज होगी 2 पाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल एन। तो इसको भी अगर हम सोल्व कर लेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा। अब हम बिल्कुल क्लोज हैं आंसर के। फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हम ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। करंट 4 एम्पियर निकला है और रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0.25 आ रहा है, तो ये 1 वोल्ट आ जाएगा। तो हमने ये फाइनल आंसर निकाल लिया कि हमें ईएमएफ ऑफ सेल कितना यूज करना पड़ेगा, 1 वोल्ट। सो आज की क्लास में जो भी टॉपिक कराए हैं उसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।